चलिए सीडीपी में आगे हम देखते हैं। एक वाइगोत्स्की महोदय हुए जो रसिया के थे, रूस के थे, और इनके द्वारा दिया गया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। अब इनके अनुसार क्या है, वाइगोत्स्की महोदय बताते हैं इनके अनुसार कि समाज, संस्कृति एवं भाषा से बच्चा सीखता है। ये बताते हैं कि समाज, संस्कृति, जो सोसाइटी होती है उससे बच्चा प्रायः सीखता है। अब समाज और संस्कृति क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं परिभाषा। समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने होते हैं, समूह, जिसमें व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। तो ये जो समाज होता है आप लोगों के बीच। संस्कृति हमारे व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, ज्ञान, विधि विधान, प्रथाएं, रहन सहन और इसी के ढंग को हम संस्कृति बोलते हैं मिलीजुली रूप में। तो यहाँ इनका वाइगोत्स्की महोदय जो रसिया के हैं, ये बताते हैं कि समाज और संस्कृति, इसी सोसाइटी से बच्चा सीखता है। अब इनका मानना है, वाइगोत्स्की महोदय का मानना है कि बच्चा सबसे पहले अधिगम करता है, बच्चा सबसे पहले लर्निंग करता है और लर्निंग के बाद उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। जबकि पियाजे महोदय ठीक विपरीत बताते हैं। ये बताते हैं कि पहले बच्चा विकास करता है, यानी डेवलपमेंट होता है, और बाद में अधिगम होता है, बाद में लर्निंग करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो संस्कृति से अंतःक्रिया करके, मतलब यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा और समाज संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की महोदय दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ZPD। पहला है ZPD। ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब होता क्या है कि जैसे देखिए इस फिगर से दिखाया गया है ZPD को, जो आपका वास्तविक विकास होता है, जो आपका रियल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और जो संभावित विकास होता है, उसके बीच के अंतर को बोलते हैं ZPD। अब वास्तविक विकास हमारा क्या है, मान लेते हैं कि हम जो तैयारी करते हैं, हमारे पास क्षमता है 60-70 अंक लाने का, ठीक है, रियल अपने खुद के अंदर का क्षमता मेहनत करके। अब इसमें जब टीचरों का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, टीचरों का सपोर्ट मिल जाता है तो ये 90-100 तक पहुंच जाते हैं। पर हमारा संभावित विकास, संभावना जो रहता है, संभावित विकास रहता है 130 के आसपास, और टीचरों के सपोर्ट के बाद मध्य में जो प्राप्त होता है, तो इसी को हम बोलते हैं ZPD। तो हम कह सकते हैं जो हमारा वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के अंतर को बोलते हैं ZPD, जोनल प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे है ढांचा। दूसरा जो है इनका दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक था ZPD का वाइगोत्स्की महोदय का, और दूसरा है आपको स्कैफोल्डिंग, मतलब ढांचा। वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली हेल्प, वयस्कों के द्वारा जो मदद दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि हम छोटे बच्चे लिख रहे हैं तो अब वो लिख नहीं पा रहे हैं, तो उसको हाथ पकड़ के लिखवाना, ठीक है। तो वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली हेल्प, मदद या गाइडेंस कि बच्चे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो ये जो हेल्प मिलता है बड़ों के द्वारा और गाइडेंस मिलता है, इसी को स्कैफोल्डिंग या ढांचा कहते हैं। ये टीचर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स से मिलता है। तो ये दूसरा मतलब वाइगोत्स्की महोदय बताए हैं, दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए, एक ZPD और एक स्कैफोल्डिंग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं भाषा पर उनके विचार। इनके अनुसार भाषा और चिंतन, प्रारंभ में क्या होता है कि इनके अनुसार वाइगोत्स्की महोदय बताते हैं कि भाषा जो होता है और चिंतन होता है, प्रारंभ में दोनों अलग अलग होता है। चिंतन यानी सोचता कुछ और है बच्चा, पर करता कुछ और है, ठीक है, ये दोनों अलग होता है। और आगे चलकर क्या होता है कि जो सोचता है वही भाषा का प्रयोग करेगा, ठीक है, जो चिंतन करेगा वही भाषा का प्रयोग आगे चल के करेगा। अब देखिए वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार पहले भाषा आती है, बच्चे में पहले भाषा आती है, फिर विचार आते हैं। जबकि पियाजे महोदय ठीक विपरीत है, ये बताते हैं कि पहले विचार आती है, फिर भाषा आती है। तो भाषा संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास मतलब
वैसा विकास जो आपकी जो बुद्धि होती है उसके साथ जो आसपास की सूचनाएं होती हैं उसको एकत्र करके बहुत मतलब क्या कहते हैं थिंकिंग व्यापक अर्थ में लेते हैं, उसको संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। तो भाषा जो होता है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये काफ़ी सुगम बनाती है संज्ञानात्मक विकास करने के लिए। अब देखिए आगे है निजी भाषण या आंतरिक भाषण। अपने काम को करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे निजी भाषण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको वीडियो बनाना है और वीडियो बनाने में दिलखुश को बोलेंगे लाइट लाओ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि मार्कर लेके आ जाओ, तो इस भाषा का अपना इसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, निजी, अपने काम को सुगम बनाने के लिए जो किया जाता है। नोट आगे है वाइगोस्की महोदय के अनुसार जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें सांस्कृतिक उपकरण लगता है, जैसे मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, बुक, ETC इसका लगता है। तो ये हो गया आपका वाइगोस्की महोदय का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लर्निंग। तो बेंजामिन ब्लूम साहब हुए, ये अमेरिका के थे बेंजामिन ब्लूम साहब, और इनके द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। शैक्षणिक जो उद्देश्य होता है उसका वर्गीकरण किया गया है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, यानी बुद्धि और दिमाग को लिया गया है। दूसरा है भावनात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष, बुद्धि को, इसका वर्गीकरण देखेंगे ब्लूम महोदय 1956 ईस्वी में किया। इसका उद्देश्य क्या था कि सरल से कठिन यानी निम्न स्तर, लो लेवल से ऊंचे स्तर यानी हाई स्तर तक ले जाने का दृष्टिकोण। और इसको 6 वर्गों में बांटा गया है, मतलब 6 भागों में बांटकर समझाया गया है। जिसमें पहला देखेंगे, इनके विचार से सबसे पहला जो बेसिक होता है वो ज्ञान यानी नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन यानी उसके बाद समझबूझ विकसित होता है। फिर एप्लीकेशन मतलब उसका प्रयोग करना। फिर एनालिसिस मतलब उसका विश्लेषण, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, चीज़ों को जोड़ना, और उसके बाद उसका मूल्यांकन, एवैल्यूएशन। तो आप देखेंगे सबसे पहले ज्ञान, फिर समझबूझ, जैसे टीचर बताना शुरू करते हैं तो हमारा समझबूझ विकसित होता है। फिर उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद उसका विश्लेषण, पूरा विश्लेषणात्मक व्याख्या। उसके बाद संश्लेषण, अलग अलग चीज़ को पढ़ते हैं, उसको एक जगह जोड़ते हैं। और फाइनली जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद फिर हमारा मूल्यांकन होता है कि किस स्तर तक पहुँचे। अब इसको देखेंगे, इसको बांटा गया है, ये 6 विकास की जो कड़ी है ये बताया गया है ज्ञानात्मक पक्ष, बुद्धि में पहले ज्ञान, फिर समझबूझ, फिर प्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर उसका मूल्यांकन। अब इसका 2 स्तर है, एक है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब ज्ञान, समझबूझ और प्रयोग, इसको लोअर ऑर्डर में रखा गया है। ये खास करके देखेंगे छोटे मोटे जो स्कूल होते हैं, सरकारी विद्यालय होता है, इसमें इन चीज़ों को विकसित कराया जाता है। और बड़ा स्तर, हाई स्तर का जो स्कूल होता है, जहाँ बड़े बड़े बाप के बेटे पढ़ते हैं, आप देखेंगे जैसे अभी दिल्ली वगैरह में ऐसा स्कूल है कि 8-8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए फी है साल भर का छोटे बच्चों के लिए। तो वहाँ पर हर चीज़ मतलब क्या कहते हैं हाई स्तर, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप कराया जाता है। विश्लेषण, चीज़ों का व्याख्या करना, चीज़ों को जोड़ना, फिर मूल्यांकन करना, इन चीज़ों को भी सिखाया जाता है। तो ये बताए हैं ब्लूम महोदय बताए हैं ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में। ये कड़ी, इस कड़ी को आप याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा बताए हैं ब्लूम महोदय कि दूसरा होता है भावनात्मक पक्ष। मतलब अगर किसी, इसमें क्या होता है, इसमें तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं। जैसे किसी की तारीफ कर दीजिए, किसी का उत्साहवर्धन कीजिए या प्रेरणा,
तो ये सब जो शब्द है, किसी का उत्साहवर्धन कीजिए, वाह बहुत अच्छा कर रहा है, और थोड़ा मेहनत करेगा तो सफल हो जाएगा, तो उससे उसका लर्निंग और तेज हो जाता है और सीखने की प्रवृत्ति और तेज हो जाती है। तो सीखने की प्रवृत्ति भावनात्मक पक्ष होता है जो तेज करता है। तारीफ कर दीजिए, उत्साह बढ़ाइए, इससे काफ़ी तेज हो जाता है। और तीसरा लिया गया क्रियात्मक पक्ष, ठीक है, इसमें शारीरिक हलचल को शामिल किया गया क्रियात्मक पक्ष। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे बेंजामिन ब्लूम महोदय के द्वारा जो शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष को हमने पढ़ लिया। आगे देखेंगे लर्निंग। लर्निंग जिसको अधिगम कहते हैं। अब देखेंगे लर्निंग का मतलब क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होना। व्यक्ति जो होता है हर परिस्थिति से सीखता है, और जो व्यवहार में परिवर्तन होता है इसी को हम लर्निंग कहते हैं। देखेंगे लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल जन्म से मृत्यु तक लोग सीखते रहते हैं, हर चीज़ों से सीखते हैं। अब इसमें देखेंगे अधिगम। अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, ये सामाजिक क्रिया है, समाज से लोग सीखते हैं। सीखना जो होता है सबसे पहले समाज में अनुकूलता स्थापित करना, ढल जाना उस अनुरूप, फिर चीज़ों को सीखना। सीखना जो होता है सर्वभौतिक होता है, विश्व में कहीं भी कुछ भी आप सीख सकते हैं। इसके बाद यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह सीखना जो है वो एक मस्तिष्क की ये थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, तो ये कह सकते हैं कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम जो होता है एक रेखीय नहीं होता, एक रेखा में एक जैसा सीखते चले जाते हैं क्रम से नहीं, कभी ज़्यादा सीखते हैं कभी कम भी सीखते हैं, ये उतार चढ़ाव भरा होता है। तो इसको बोलते हैं वर्तुलाकार तरीके से सीखना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे कभी। और अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, लर्निंग की प्रक्रिया, इसमें एरर्स और मिस्टेक्स का होना प्रासंगिक है। एरर और मिस्टेक्स तो होते हैं। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ये लर्निंग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो बच्चे, शिक्षक, बच्चे स्वयं, उसके बाद शिक्षक और वातावरण, एनवायरनमेंट कैसा होता है। अब बच्चों से संबंधित देखेंगे शारीरिक विकास और मानसिक विकास किसी बच्चों में नहीं है। शारीरिक और मानसिक विकास तो बहुत तेज़ी से अधिगम नहीं करेगा, लर्निंग नहीं करेगा, तेज़ी से नहीं सीखेगा। यदि बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत तेज़ी से नहीं सीखेगा, यानी प्रभावित कर रहे हैं ये कारक। उसके बाद देखेंगे इनका इंटेलिजेंस लेवल किस स्तर का है। अगर लेवल अच्छे स्तर का है, ठीक है, तो उसको उच्च शिक्षा दिया जा सकता है, अन्यथा ग्राउंड स्तर पर जाके नीचे स्तर से सिखाया जाएगा। उसके बाद मोटिवेशन लेवल। उसके बाद बच्चों में अगर आशा है और हर्ष है, हर्ष, खुशी, उल्लास है, आशा है, उम्मीद है, तो तेज़ी से लर्निंग करेगा। अगर डर है और चिंता है तो लर्निंग स्लो होगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा शिक्षक प्रभावित करते हैं। इसमें देखेंगे विषय का ज्ञान। अगर शिक्षकों के पास विषय का ही ज्ञान नहीं है तो बच्चों में लर्निंग तेज़ी से तो होगा नहीं, लर्निंग तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी। बच्चों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी होना चाहिए, और टीचरों को अगर व्यक्तिगत जानकारी आप रखते हैं तो वो किस स्तर से उस पर मेहनत करना है वो पता होता है, तो उसका लर्निंग सही होगा। बच्चों पर फोकस, स्पेशल हर बच्चों पर फोकस होना चाहिए शिक्षा में। सक्रिय एवं उत्साहित। अगर टीचर सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे सिखाने के लिए, तो बच्चों में लर्निंग काफ़ी तेज़ी से आएगी। तो ये शिक्षक भी प्रभावित करते हैं अधिगम को। इसके बाद देखेंगे तीसरा कारक है इन्वायरमेंट, वातावरण। तो वातावरण जैसा माहौल होता है उस हिसाब से बच्चे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेसिक, यानी अधिगम और लर्निंग क्या है, इसको हम लोग देख रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अगला टॉपिक होगा बाल विकास से संबंधित, उसको लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।